आज की सुबह थी। सूर्योदय पूर्व की दिशा में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धूके से निकलता था। उसके निकलने पर सबको विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छुपा हुआ निकला होता था, पर निकला हुआ जरूर होता था। उसका उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने के प्रमाण की तरह दिन था और सूर्यास्त के प्रमाण की तरह रात हो जाती थी। अभी रात काली थी। रात के काले में सब काला दिखता है। दिन ऐसा पारदर्शी हो रहा था जिसमें जो जिस रंग का था वह रंग साफ दिखता था। रघुवर प्रसाद का रंग काला था। बचपन से सुबह उठने पर उन्हें लगता था कि रात उनके शरीर में लगी रह गई है और हाथ मुंह धोकर फिर नहाकर वह कुछ साफ और तरोताजा हो सकेंगे। बीच बीच में महीनों सुबह उठने पर ऐसा लगना छूट जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दिनों चांदनी रात ही रही हो। महीनों चांदनी रात नहीं होती थी। बरस भर उजली रात नहीं होती थी। अगर 2-3 बरस चांदनी रात होती तो उनका रंग इतना काला नहीं होता। रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला नहीं था कि उनकी मूछ उनके शरीर के रंग से मिली जुली होकर स्पष्ट नहीं दिखती हो। रघुवर प्रसाद 22-23 बरस के थे। काले रंग के बाद भी और भी काली भौं और बड़ी बड़ी काली आंखों के कारण वे सुंदर लगते थे। आज के दिन आज की चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वे आज के पेड़ की तरह दिख रहे थे। आम के पेड़ थे। आम के पेड़ों के बीच वही पुराना नीम का पेड़ आज का पेड़ था। आम के पेड़ों की पत्तियां आज हरी थी जैसे सब पेड़ों की थी। आम में बौर आ गई थी। पेड़ बौर से लदे थे। बौर के गंध में सांस खींचने से मन को चक्कर आ जाता था। पेड़ों में इतनी बौर लगी थी कि जितनी बौर निकलनी थी सब निकल गई। जिन्हें अगले वर्ष निकलना था धोखे से इसी वर्ष निकल गई थी। खिड़की से पड़ोस की 6-7 साल की लड़की ने झाँक कर कहा, एक आम का बौर तोड़ दो। लड़की खिड़की के नीचे रखी ईंटों पर खड़ी थी। रघुवर प्रसाद के कैमरे में झांकने के लिए पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों ने वहां ईंटें जमाई थी। वो बहुत छोटे बच्चे थे तब भी झांक नहीं पाते थे। काहे के लिए? पूजा के लिए बाई मंगाई है। लड़की अपनी अम्मा को बाई कहती थी। लड़की सोकर अभी उठी होगी। उसके बाल उसी तरह बिखरे थे जैसे रात भर नींद सोने से होते थे। दोनों चोटियों में काले फीते थे। एक चोटी का फीता खुलकर लटका हुआ था। तुम्हारे पिता सो रहे हैं? बाहर गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे। तोड़ दो, बाई नहा ली है। अच्छा रुको। रघुवर प्रसाद उस लड़की के साथ पीछे आम के पेड़ों तक गए। रघुवर प्रसाद को लगा लड़की देर से उनके उठने का रास्ता देख रही होगी। तुम मेरे उठने का रास्ता देख रही थी? हाँ, उठने का रास्ता झाँक कर देख रही थी। तुम पहले से उठ गई थी? रघुवर प्रसाद का वह छोटा कमरा था जिसमें झाँक कर छोटे छोटे बच्चे अंदर अनेक रास्ते देखते थे। जैसे वे बैठे होते तो उनके खड़े होने का रास्ता, वे पढ़ रहे होते तो उनके सीटी बजाने का रास्ता, चहलकदमी करते हुए उनके लेट जाने का रास्ता, खाली कमरे में अचानक उनके दिख जाने का रास्ता, उनके चाय बनाने के रास्ते से लेकर हर क्षण का रास्ता। बच्चों के उस तरह के देखने से रघुवर प्रसाद को फर्क नहीं पड़ता था। बच्चों के आने से उनके कमरे की चार दीवारी के अकेलेपन में एक खिड़की और खुल जाती थी। खिड़की से आने वाली हवा से उनको अच्छा लगता था। रघुवर प्रसाद ऊंचे थे। उनका हाथ आसानी से खड़े खड़े बौर तक पहुंच रहा था। फिर भी वे उस बौर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जहां उनका हाथ नहीं पहुंच पा सकता था। वे उछले और बौर की डाली टूटकर उनके हाथ में आ गई। पर एक आंख भींच कर नीचे बैठ गए। क्या हुआ? लड़की ने पूछा। बौर का फूल झरकर आंख में चला गया। फुक्का मार दूं? रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने फ्रॉक के छोर को उंगली से घुमेड़ कर बांधा और अपनी गर्म सांस से फूका। फिर रघुवर प्रसाद के बिल्कुल पास जाकर सांस की गर्म फ्रॉक के बांधे छोर को आंख पर रखा। ऐसा 2-3 बार किया। बस ठीक हो गया? रघुवर प्रसाद ने कहा। उनकी आंख लाल हो गई थी और आंसू आ गए थे। ठीक हो गया? लड़की ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद के हाथ से बौर की डाली को लेकर लड़की भाग गई। लौटते समय रघुवर प्रसाद को एक जगह 2 ईंटें दिखाई दी। ईंट
मिट्टी से सनी थी। हाथों में एक एक ईंट उठाए रघुवर प्रसाद पीछे की खिड़की की तरफ गए। खिड़की के नीचे बच्चों ने ईंटें ठीक से जमाई नहीं थी। आधी ईंट उठाते बनी होगी, इसलिए आधी अधिक थी। किनारे की ईंट के छोर पर पैर पड़ता तो ईंट पलट जाती और बच्चे गिर जाते। ईंटों को उन्होंने जमाया। ईंट के चौरस पर खड़े होकर उन्होंने कमरे में झांका कि वे कमरे में नहीं थे। छोटे बच्चों के लिए तब भी नीचे होगा। वे ढूंढकर 2 ईंट और लाए। कमरे में आकर रघुवर प्रसाद को अपनी शादी का निमंत्रण पत्र पढ़ने का मन हुआ। शादी हुए 12 दिन हो गए। निमंत्रण पत्र खटिया के नीचे पेटी में था। पेटी निकालने के लिए वो नीचे झुके। उन्होंने सुना ग में छोटे ऊ की मात्रा गुड़िया। खिड़की की तरफ उन्होंने देखा, एक बच्चा और बच्ची दोनों की ऊंचाई बराबर थी। खिड़की के नीचे चौखट पर दोनों की ठुड्डी थी। रघुवर प्रसाद ने उन्हें देखा तो दोनों मुस्कुराए, फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर नीचे बैठी हुई गुड़िया के नाम की लड़की भी खड़ी हो गई। रघुवर प्रसाद ने उसे देखकर कहा, ब में छोटी ऊ की मात्रा बुढ़िया, नहीं ग में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया, नहीं ब में छोटी ऊ की मात्रा बुढ़िया। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। तभी 3 बच्चों खिड़की से गायब हो गए। रघुवर प्रसाद को लग रहा था कि पिता छोटू के साथ पत्नी को विदा कराकर गांव लिवा लाए होंगे, 1-2 दिन में यहाँ आ जाए। शादी के 3 दिन बाद पत्नी मायके चली गई थी। पिता ने पत्नी के जाने के 6 दिन बाद रघुवर प्रसाद से विदा कराने के लिए कहा था। विभागाध्यक्ष ने छुट्टी देने से मना कर दिया। रघुवर प्रसाद एक निजी महाविद्यालय में व्याख्याता थे। 800 रुपये मिलते थे। महाविद्यालय इसी 70,000 की आबादी वाली बस्ती से 8 किलोमीटर दूर था। इस बस्ती के तरफ के आखिरी मकान से लगे हुए खेत थे। बीच की बस्ती सबसे पुरानी थी। सभी आखिरी के मकान के बाद बने हुए थे। बस्ती के कुछ इधर उधर आखिरी के मकान भी पुरानी बस्ती से समय बने हुए थे। ये ऐसा शहर नहीं था जिसके आखिरी मकान के बाद गांव की पहली झोपड़ी शुरू होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर 8 किलोमीटर तक फैले खेतों के बाद सबसे नजदीक जोरा गांव था। शहर फैलते फूलते नजदीक के गांव तक पहुंचता तो गांव शहर का मोहल्ला बन जाता था। गांव का नाम मोहल्ले का नाम हो जाता था। जोरा गांव 8 किलोमीटर दूर था, इसलिए जोरा गांव का नाम मोहल्ला नहीं बन पाया था। वहीं यहाँ महाविद्यालय था। यह खपरेल की छत वाला लंबी बैरक नुमा दाऊ के बाड़े में था। लाइन के कमरे से बने थे। मिट्टी की 2 फुट मोटी दीवार थी। सामने एक लंबी दलान थी। दीवारें छुही मिट्टी से पुती थी। बरामदे में बड़े बड़े आले बने थे। महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर था, इसलिए ट्रकें, टेम्पो, बसें आया जाया करती थी। महाविद्यालय के सामने 3-4 बैलगाड़ियां खड़ी रहती थी। 2-1 बैलगाड़ियां बैल में जूते होते। जमीन से टिकी बैलगाड़ियों के खुले बैल घास चरते इधर उधर घूमते रहते। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय जाने के लिए आधा घंटा पहले राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हो जाते थे। उन्हें आजकल 3-4 दिनों में महाविद्यालय की ओर जाता हुआ एक हाथी दिखाई दे जाता था। लौटते समय भी 1-2 बार दिखता था। तब हाथी की पीठ पर पेड़ की डाल लदी होती। इसे हाथी खुद सूंड से तोड़ता होगा। दाढ़ी और बड़े बालों वाला एक सुंदर युवा साधु हाथी पर बैठा रहता। साधु का रंग गेहुआ था। हाथी के माथे, सूंड और कान के कुछ हिस्से की खाल ललाई लिए हुए थी। उसमें काले छींटे सुंदर लगते थे। हाथी युवा होगा, खूबसूरत था, काला हाथी। रघुवर प्रसाद ने मन ही मन अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर जाते हुए हाथी के रंग से अपने रंग की तुलना की। हाथी की तुलना में उनका रंग साफ था। कभी कभी दिख गए काले सांवले मनुष्यों के पश्चात किसी एक दिन पेड़ों से उन्होंने तुलना की होगी कि आम के पेड़ के शरीर का रंग बीही के पेड़ के शरीर के रंग से बहुत काला था। बीही के पेड़ का रंग गेहुआ चिकना था। आम के पेड़ का शरीर का रंग और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा काला था। इसी तरह पेड़ पर बैठने वाले पक्षियों से और उड़ते हुए पक्षियों से यह सस्ता कि धरतियों में पेड़ों की पत्तियों घास के कारण हरा रंग सबसे अधिक था। आकाश में नीला रंग अधिक था। खुली धरती पर होने के कारण सुविधा थी कि एक मुश्त बहुत सा आकाश दिख जाता था। सुबह शाम आकाश के स्थिर रंगीन होने के बाद भी हरा रंग उड़ते हुए तोते के झुंड के कारण दिखाई देता था। 8-10 कौवों से बड़ा झुंड आकाश में दिखाई नहीं देता था। तोते सटे हुए एक साथ उड़ते दिखाई देते थे।
कौवे छितरे छितरे उड़ाते दिखाई देते थे। सबसे सफेद बगुले भी छितरे छितरे उड़ते थे। कोयल पेड़ की डाली में छुपी छुपी दिखती थी। गिलहरी पेड़ पर अकेली नहीं दिखाई दी। आसपास दूसरी गिलहरी होती या चिड़िया जरूर होती। तब ये तय नहीं कर पाते कि टिट्टू टिट्टू बोलती हुई गिलहरी है या चिड़िया। कभी लगता है गिलहरी है, कभी लगता है चिड़िया है। तालाब के किनारे के पेड़ पर बैठने वाली रंगीन लंबी चोंच वाली चिड़िया एक छोटी घंटी की तरह चहचहाती है या टुनटुनाती है। रघुवर प्रसाद को ऑटो का इंतजार करते हुए जब देर हो जाती और सामने से हाथी निकल रहा होता था, तब उनका मन होता कि हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाते। हाथी पर बैठे साधु की नजर रघुवर प्रसाद पर पड़ती थी। रघुवर प्रसाद कहते थे, मुझे ले चलोगे? तो हो सकता है साधु हाथी रोक देता। साधु नहीं रुकता तो हाथी खुद रुक जाता। रघुवर प्रसाद जहाँ ऑटो के लिए खड़े होते थे, वहाँ चाय की एक टिपरिया दुकान थी। एक पान का ठेला था। साइकिल पंचर सुधारने की दुकान थी। इस दुकान के सामने एक गदला पानी भरा घमेला था और वहाँ रिम जकड़ने के स्टैंड से एक पंप टिका हुआ होता। चाय और पान की दुकान से सामने जमीन पर धसी हुई लकड़ी की दो बेंचें थी। बेंच इतनी प्राकृतिक थी कि लगता था पेड़ पर बेंच की तरह उगी थी और काट कर इनके पायों को जमीन पर गाड़ दिया गया। रघुवर प्रसाद ऑटो का रास्ता देख रहे थे। दूर से रघुवर प्रसाद ने हाथी को आते देखा। रघुवर प्रसाद को लगा, यहाँ खड़े होने से जैसे चार ताड़ के पेड़ दिखाई देते हैं, उसी तरह यहाँ खड़े होने से हाथी भी दिखाई देता है। फर्क इतना था कि ताड़ के पेड़ वहीं खड़े होते, जबकि हाथी आता दिखाई देता है। आता हुआ हाथी सामने रुक गया। साधु हाथी की पीठ पर बंधी रस्सी के सहारे उतरा। रघुवर प्रसाद को लगा कि साधु पान की दुकान से तंबाकू क्यों न लेने आया हो या चाय की दुकान पर चाय पीने। वह साइकिल की दुकान पर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं था कि हाथी के पैर की हवा निकल गई हो। हवा भरवाने की उसकी मंशा नहीं होगी। साधु तंबाकू मलता हुआ रघुवर प्रसाद के पास खड़ा हो गया। धीरे से उसने पूछा, ऑटो नहीं मिली? नहीं मिली, रघुवर प्रसाद ने धीरे से कहा। हाथी पर बैठेंगे, महाविद्यालय जाना है ना? हाथी पर ऑटो तो आता होगा, हड़बड़ा कर उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद को आशा नहीं थी कि वह हाथी पर बैठने को कहेगा। आशा होती तो वे कुछ सोच लेते। सोचने के बाद शायद वे हाथी पर बैठने के लिए तैयार हो जाते। उसके जाने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें हाथी पर बैठ जाना चाहिए था। हाथी पर चढ़ने और उतरने का भय उन्हें हुआ, जबकि वे चढ़े उतरे नहीं थे। उन्हें देर हो रही थी। इस देरी में बिना कारण वे पान खाना चाहते थे। शायद पान बनते और खाते तक ऑटो न मिलने की देरी ठहर जाती या बदल जाती। देरी नहीं जाती, देरी होने का थोड़ा सा एहसास चला जाता। एक काम के ना होने का एहसास दूसरे काम के करने पर भुला दिया जाता है, चाहे दूसरा काम करने जैसा न भी हो। पान खाने के बदले बैठ जाने का काम किया जा सकता था। बैठ जाना आत्मसमर्पण जैसा होगा, जूझना जैसा नहीं होता। पैदल बढ़ जाना जूझना जैसा हो सकता था, पर यह बेकार था। पान खाने की आदत नहीं थी। ऑटो के इंतजार के चक्कर में समय में ऑटो नहीं आ रहा था। पान खाने के समय में ऑटो आ जाए। पान खाना ऑटो पानी का एक टोटका हो सकता था। जुआ खेलना भी हो सकता था। अभी पान के ठेले वाला आदमी रघुवर प्रसाद को इस नजर से नहीं देख रहा था कि रघुवर प्रसाद पान खाएंगे। आज पान खा लेंगे तो कल से रोज रघुवर प्रसाद पान खाते हैं कि नहीं नजर से देखेगा। एक ऑटो रुका। बैठने की जगह नहीं थी। दो विद्यार्थी थे। गांव की औरतें टोकनी लेकर बैठी थी। झांक कर वे पीछे हट गए। नहीं है बैठे। एक विद्यार्थी ने उनको देखा और उतरने को हुआ, पर नहीं उतरा। उसे भी समय पर महाविद्यालय पहुंचना था। देर बाद उन्होंने ऑटो मिला। महाविद्यालय पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई। आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। रघुवर प्रसाद अच्छा पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, कक्षा में पढ़ाते समय अधिकांश समय उनकी पीठ विद्यार्थियों की तरफ रहती थी। पीठ घुमाए बोलते हुए तख्ते पर लिखते जाते। गणित होने के कारण विद्यार्थी सन्न खाए से शांत रहते। रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते थे। तख्ते पर बाएं हाथ से लिखना शुरू करते और मध्य तक पहुंचते पहुंचते दाहिने हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। वे दोनों हाथों से एक जैसा साफ लिखते थे। तख्ते के भर जाने के बाद वे किनारे हट जाते थे ताकि विद्यार्थी सवाल कॉपी पर उतार ले।
बाएं हाथ की चौक लिखते लिखते घिस जाती थी या टूट जाती थी तो दाहिने हाथ में रखी सागो चौक से लिखना शुरू कर देते थे। यह तत्काल होता था। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से उनका लिखना इस तरह होता था कि हाथ का बदलना पता ही नहीं चलता। नए विद्यार्थियों को जब पता चलता कि वे पुराने हो जाते थे, पुराने विद्यार्थी इतने आदी हो जाते थे कि नए को बतलाना भूल जाते थे। विभागा अध्यक्ष को भी बहुत बाद में पता चला कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते हैं, जबकि वे उनको बाएं और दाहिने हाथ से लिखता हुआ कई बार देख चुके थे। जब वे रघुवर प्रसाद को बाएं हाथ से लिखता हुआ देखते तो उसे ही सत्य समझते कि रघुवर प्रसाद डेरी हाथ में है। जब दाहिने हाथ से लिखना देखते रघुवर प्रसाद दोनों दाहिने हाथ थे तो उनको यही हमेशा सत्य लगता। पहले का सत्य वे भूल जाते। दरअसल रघुवर प्रसाद के दोनों दाहिने हाथ थे। दूसरे दिन ऑटो के इंतजार में पिछले दिनों की तरह हाथी आते हुए दिखा। हाथी दिखने के बाद रघुवर प्रसाद ने ताड़ के पेड़ों को देखा कि वही है। हाथी पर बैठे युवा साधु ने रघुवर प्रसाद कल उनसे बातचीत हो चुकी थी के परिचय की दृष्टि से देखा। साधु को रघुवर प्रसाद का नाम नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में नाम मालूम है की दृष्टि होती। रघुवर प्रसाद को लगा कि आज वह उनसे नहीं पूछेगा। हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना ठीक नहीं था। हाथी एक सवारी थी जिसका चलन बंद हो गया। इस तरह चल रही थी। एक सिक्का जिसका चलन बंद था पर है। वह चाहते तो कल हाथी पर बैठ सकते थे। ऑटो के 1 रुपए देने पड़ते, हाथी के अधिक देने पड़े। 8 किलोमीटर हाथी पर बैठकर जाना होगा। पहले राजे महाराजे बैठते थे, इस समय बैठे तो हास्यास्पद होगा। जैसे हाथी पर बैठा हुआ भूतपूर्व राजा सब्जी खरीदते बाजार आया। सबने अपनी अपनी सब्जी की टोकरी पीछे खींचकर हाथी के आने का रास्ता चौड़ा किया। तब भी हाथी के लिए घूमकर पलटने की जगह नहीं थी। इस तितर बितर में भूतपूर्व राजा ने एक सब्जी वाली के पास झोला फेंका कि आधा किलो आलू, 1 रुपए की पालक, 1 पाव लहसुन और 50 पैसे की अदरक देना। झोले में सब्जी भरकर सब्जी वाली झोले को हाथी की सूंड को पकड़ा देती। हाथी सूंड पलटाकर झोला महावत को दे देगा। भूतपूर्व राजा सब्जी के पैसे पूछेगा, फिर एक पोटली से पैसे लपेटकर महावत को देगा। महावत हाथी को देगा, हाथी सब्जी वाली को देगा। इस लेन देन के बीच में बहुत बड़ा हाथी होगा और उसकी भूमिका होगी। घूमने फिरने के लिए हाथी पर बैठना ठीक है, काम पर जाने के लिए नहीं। घोड़ा तो भी ठीक होगा। टेम्पो में हमेशा की तरह गांव की औरतें और बूढ़ों की भीड़ थी। एक बूढ़ा डंडा लिए हुए बैठा था। विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए रघुवर प्रसाद ने अंदर घुसने की कोशिश की। टेम्पो वाले ने जगह बनाने के लिए कहा। टेम्पो में जगह होती तो मिलती। ऐसा नहीं था कि बाहर मैदान से थोड़ी जगह लेते और टेम्पो में रख देते तो जगह बन जाती। बिना जगह के वे टेम्पो में घुस गए। जब टेम्पो चली तब उनको लगा कि दम नहीं घुटेगा। लड़कियों औरतों के बीच में बैठे हुए आगे उन्होंने कोई विद्यार्थी देखेगा तो अटपटा लगेगा, क्योंकि विद्यार्थी सोचेगा कि रघुवर प्रसाद के बैठने के बाद औरतें बैठी होंगी। औरतों के बैठने के बाद रघुवर प्रसाद बैठे होंगे, ऐसा विद्यार्थी क्यों सोचेगा। हाथी को निकले हुए समय हो चुका था। तब भी हाथी इतने धीरे चल रहा था कि उनका टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। डंडे वाले बूढ़े के कंधे पर कंबल रखा था जो रघुवर प्रसाद को कट रहा था। ठंड को गए हुए कुछ दिन बीत गए थे, पर बीते दिनों की आदत की तरह कंबल कंधे पर रखा हुआ था। विभागा अध्यक्ष से रघुवर प्रसाद ने बात की। महाविद्यालय आने में कठिनाई होती है सर। टेम्पो बस समय पर नहीं मिलती। देर होने पर आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। स्कूटर नहीं खरीद लेते सर, इतने पैसे से कहाँ से लाऊंगा। साइकिल से आया करो। साइकिल से आने का मन नहीं करता। पिताजी की पुरानी साइकिल है, बिगड़ती रहती है। चलाओगे तो उसकी देखभाल होगी, साइकिल ठीक रहेगी। यही करना पड़ेगा। आपने स्कूटर कब खरीदी? 8 साल हो गए। आते जाते आपको हाथी मिलता है? आप कुछ दिनों से रोज मिलता है। स्कूटर का हॉर्न सुनकर हाथी हट जाता है। हाथी सुनकर हटता है या पता नहीं, महावत सुनकर हटा देता हो। हाथी तो समझदार होता है, उसको अपने मन से हट जाना चाहिए। सामने बस ट्रक को आते देखकर हाथी किनारे हो जाता होगा। हो तो जाना चाहिए। हाथी के बाजू से स्कूटर निकालने में आपको डर नहीं लगता है? मैं होता तो मुझको डर लगता। डर लगता है। हाथी अपनी समझदारी और महावत की समझदारी के साथ साथ चलता है। दोनों की समझदारी में फर्क पड़ जाए तब मुश्किल होगी। यह भी हो सकता है कि महावत की गलती को हाथी संभाल ले।
हाँ, और कहावत सही हो तो हाथी से गलती हो जाए। जी हाँ। हाथी के पास से निकलते समय मैं स्कूटर धीमी कर लेता हूँ। हाथी से दूर होकर निकलता हूँ कि अचानक वह घूम जाए तो उसकी सूंड की पहुंच की सीमा पर ना रहूं। हाथी से आगे होते ही तुरंत गति बढ़ा देता हूँ। क्यों? इसलिए कि हाथी इतना बड़ा होता है, सूंड लंबी होती है कि सूंड बढ़ाकर पकड़ न ले। हंसते हुए विभागाध्यक्ष ने कहा, अच्छा बताइए, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल सकता है? स्कूटर से जाते हुए यह कैसे पता चलेगा? या तो हाथी पर बैठे रहो या बैलगाड़ी पर, तब पता चलेगा। फिर भी आप क्या सोचते हो, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल जाएगा? मुझे भी यही लगता है। और साइकिल? साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगा। यदि हाथी पैदल चले तो? हाथी पैदल चलेगा क्या मतलब? यदि न चले तो घोड़े पर चलेगा। नहीं सर, मैं कह रहा था कि हाथी दौड़ेगा तो साइकिल आगे ना निकल पाए। हाँ, आखिर हाथी दौड़ेगा तो पैदल ही। भैंस को भागते हुए देखिए, हो तेज दौड़ती है। नहीं सर, भैंस उतनी तेज नहीं दौड़ती जितनी तेज दौड़ते हुए दिखनी है। भारी भरकम होने के कारण उसका दौड़ना तेज दौड़ना लगता है। हाथी दौड़ में भैंस से पिछड़ जाएगा, हो सकता है, पर साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। हाँ, साइकिल आगे निकल जाएगी। एक कुत्ता तक तो हाथी से आगे निकल जाता है। मालूम नहीं क्यों राजा महाराजा हाथी पर बैठते थे। ऊंचाई पर रहने और बैठने के कारण। और कोई ऊंची सवारी तो नहीं थी। ऊंट भी ऊंचा होता है, हाथी से क्या पता। जहाँ जो चीज होती है उसी का उपयोग होता है। धान होती है इसलिए भात खाते हैं। किसान यहाँ गेहूं भी पैदा करते, पर हाथी और ऊंट यहाँ पैदा नहीं होते। जी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। लौटते समय रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष की स्कूटर पीछे बैठे। विभागाध्यक्ष ने ही स्कूटर में चलने के लिए कहा था। आज उन्होंने स्कूटर में हवा भरवाई थी। हवा ठीक है सर, रघुवर प्रसाद ने बैठने से पहले पूछा था। हाँ, बैठ जाऊं? हाँ, बैठ जाओ। स्कूटर चालू किए खड़ा हूँ। तुमसे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं कहता तो तुम कल अपने लिए एक हाथी खरीद लेते। पेट्रोल भी बहुत महंगा है। यह पेट्रोल से चलने वाला हाथी है। रघुवर प्रसाद को आगे जाते हुए हाथी दिखा। वे विभागाध्यक्ष से कहना चाहते थे, सर हाथी पर नहीं कहा। विभागाध्यक्ष ने भी देखा होगा। उन्होंने स्कूटर धीमा कर हाथी से दूरी बनाते हुए स्कूटर को आगे निकाला। रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर बैठे हुए साधु को देखा। साधु ने हाथ उठाकर रघुवर प्रसाद को राम राम कहा। रघुवर प्रसाद वहीं उतर गए जहां वे ऑटो के लिए खड़े रहते थे। विभागाध्यक्ष सीधे निकल गए। रघुवर प्रसाद ने सोचा, जब शुरू की दुनिया धीमे चलती थी तब हाथी की दुनिया के साथ डगमग चलता था। अब भी हाथी पहले जैसा धीमे चल रहा था। दुनिया के साथ हाथी हो न हो, पर हाथी के साथ दुनिया अभी भी थी। हाथी की इस दुनिया में रघुवर प्रसाद शामिल हो रहे थे। मार्च का शुरू का दिन था, तब भी अचानक पानी ऐसा गिर रहा था जैसे अगस्त का महीना लगने लगा। पानी की तेज बौछार से आम के बौर झड़ गए थे। बौर की खुशबू से गीलापन था। खाली समय में रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं हुआ होता तो बरसते पानी में कैसे लौटा जाएगा? ऑटो के लिए भीगते खड़ा रहना पड़ता। रघुवर प्रसाद के पास छाता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छाता को लेकर बैठने से छत्ता उल्टा लटक कर गिर जाता है। दूसरे का छाता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठा जा सकता था। हाथी पर भी छाता लगाकर बैठा जा सकता था। झालरदार छत्ता पौधे से बंधा हुआ इसलिए होता था कि धूप बरसात से बचत हो। सर एक बात पूछूं? रघुवर प्रसाद ने कहा। विभागाध्यक्ष का काम कर रहे थे, पर हाथी के बारे में नहीं। विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे चुप हो गए। गणित विभाग में दो शिक्षक थे, रघुवर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविद्यालय को खुले तीसरा साल था। तीनों साल के कुल 38 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी भर्ती हुए थे। तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। सर, हाथी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? जी, दूसरे जानवर के बारे में पूछिए। विभागाध्यक्ष ने सोचा, हाथी के बदले जानवर के बारे में पूछने से मना करता था। हाथी उसमें अपने आप शामिल हो जाता। सर, कांजी हाउस में भालू को रख सकते हैं? विभागाध्यक्ष को शक हुआ कि रघुवर प्रसाद काले जानवर से अधिक लगावे, जैसे हाथी।